नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विचार विमर्श में। चीन के बाद अब भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती जनसंख्या का असर सीधा हमारे संसाधनों पर पड़ता है, खास तौर से अगर हम बात करें खेती की। जी हाँ, इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें और खेती करनी होगी और जो हमारी बंजर जमीन है, जो हमारी लवणीय मिट्टी है, उसे भी उपजाऊ बनाना होगा। बहरहाल इस संदर्भ में काफी कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो है ये लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय यही है, लवणीय मिट्टी का लहलहाना। तो आज इसी विचार पर होगा विमर्श और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट जो हैं वो विराजमान हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इनसे आपका परिचय करवाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं लवणीय मिट्टी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा बड़ी समस्या है। इसी को मिट्टी की लवणता भी कहा जाता है। इस समय हमारे देश में 67 लाख हेक्टेयर के करीब जमीन लवणीय है। वैसे तो ऐसी मिट्टी पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है। 22 लाख हेक्टेयर के साथ गुजरात पहले नंबर पर और 14 लाख हेक्टेयर के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इनके अलावा भी कई राज्यों में तटीय इलाके के आसपास का क्षेत्र भी इस समस्या की चपेट में है। दरअसल मिट्टी में ऋणायन और धनायन एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अनुपात में गड़बड़ से मिट्टी लवणीय हो जाती है, जो फसलों के लिए बहुत हानिकारक है। अधिक लवणता से पौधों की बढ़वार पर असर पड़ता है। जाहिर है इससे पैदावार भी कम होगी। बहुत ज्यादा लवणता होने पर जमीन बंजर भी हो जाती है। लवणता दो तरह की होती है, अम्लीय और क्षारीय। जमीन में लवणता नदियों से सिंचित क्षेत्र में भी है, जहां पानी काफी उथला है, और दूसरे इलाके में भी। उथले पानी वाले इलाके में लवणता की वजह सिंचाई में पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल है, जबकि दूसरे हिस्सों में खराब भूजल स्तर मिट्टी की सेहत खराब कर रहा है। इसलिए ऐसे इलाके में खेती मुमकिन भले न हो, मुश्किल जरूर होती जा रही है, क्योंकि लवणता मिट्टी को तो कमजोर कर ही रही है, फसल बोने के विकल्प को भी सीमित कर रही है। तो अभी आपने देखी लवणीय मिट्टी पर हमारी ये छोटी सी खास रिपोर्ट और आपको सबसे पहले ये बता दें कि CSSRI एक ऐसा संस्थान है जो कि लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए लगातार कार्यरत है, लगातार इसमें जो है वो आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। आइए अब आपका परिचय करवाएं हमारे आज के विशेषज्ञों से। मेरी एक और यहाँ पर हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, जो कि पूर्व निदेशक रह चुके हैं CSSRI करनाल में। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हैं डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं IRI पूसा नई दिल्ली में, और आज आप हमें बताएंगे कि किस तरह जो है वो हमारे किसान जो हैं लवणीय मिट्टी की पहचान कर सकें। आइए दूसरी ओर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर RK यादव जी, जो कि अध्यक्ष हैं CSSRI करनाल में। साथ ही डॉक्टर प्रवीण कुमार, आप जो है प्रधान वैज्ञानिक हैं CSSRI करनाल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, जो हमारी चर्चा है उसे शुरू करते हैं और डॉक्टर दिनेश के पास चलते हैं। डॉक्टर दिनेश, बहुत आसान शब्दों में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, लवणीय मिट्टी को कैसे समझा जा सकता है और हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है ये लवणीय मिट्टी की? हमारे देश में जो समस्या है वो लगभग 67 लाख हेक्टेयर जमीन जी इसी मृदा से प्रभावित है, जिसमें मुख्यतः साल्ट होते हैं। इनमें दो प्रकार की ये मृदाएं होती हैं जी। पहली होती है ऊसर जी, जिसे कल्लर भी कहते हैं। पुराने ज़माने में किसान भाई जो मिट्टी होती थी ऊसर वाली जी, उससे कपड़े धोने के काम में करते थे, ठीक है। तो उससे तो ये पहचान है। दूसरी जो सफ़ेद हमारी ज़मीन में जो सफ़ेद लेयर आ जाती है, परत आ जाती है, और वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होती है, जो खाने का नमक होता है, ठीक है। उसे हम लवणीय मृदा कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की मृदा होती है जी। और आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मृदा प्रभावित हैं
वो गुजरात में है जी। लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन। 22 लाख हेक्टेयर 22 लाख हेक्टेयर जमीन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित है। ये आप शुरू करिए बुलंदशहर से लेके बलिया तक, इतना कम से कम 800 किलोमीटर लंबा और 70 से 80 किलोमीटर चौड़ा पूरा पैच जी, जिसमें लगभग 26 जिले प्रभावित हैं यूपी में जी। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्रफल आता है वो लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है जी। उसके बाद 4 लाख हेक्टेयर की जमीन पश्चिमी बंगाल और 3.7 लाख हेक्टेयर जमीन राजस्थान में है जी। 3.6 लाख हेक्टेयर जमीन तमिलनाडु में है जी। तो ये सब कुल मिला के लगभग 80% जमीन जी। इन 6 राज्यों में है जी। तो काफ़ी जो है हमारे भारत का जो क्षेत्रफल काफ़ी है जो कि इस लवणीय मिट्टी से जो है वो प्रभावित है। और वहीं आइए बात करते हैं डॉक्टर यादव से और जानते हैं कि डॉक्टर यादव ये जो मिट्टी है इसको किस तरह से, ये जो लवणीय मिट्टी है वो किस तरह से नुकसान पहुंचाती है खेती को? किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा जी कि जैसे हमारे निदेशक महोदय ने बताया है कि ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक लवणीय एक क्षारीय। लवणीय मृदाओं में घुलनशील नमकों की मात्रा ज़्यादा होती है जी, और सोल्यूबल होते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं, पानी जब देते हैं वो घुल के और पानी में मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रकार की जो लवण प्रभावित मिट्टी है वो क्षारीय मृदा होती है। उनमें क्षार की मात्रा, नमक होता है लेकिन वो सोडियम का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है जी। उसमें वो घुलनशील नहीं होता है, लेकिन मृदा की जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम एक वो बोलते हैं, उस पे जाके वो मृदा की भौतिक दशा को खराब करता है। तो इस तरह से जो लवणीय मृदाएं हैं जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा ज़्यादा है, उनमें जो समस्या आती है वो पौधा पानी नहीं ले पाता है, पानी होते हुए भी। ठीक है। और जो दूसरे जब हम पोषक तत्व डालते हैं तो पोषक तत्व भी, क्योंकि पानी के साथ ही पौधा पोषक तत्व लेता है, तो पोषक तत्वों को भी नहीं ले पाता है प्रॉपरली आवश्यक मात्रा में। क्षारीय मृदाओं में उनकी भौतिक दशा खराब होने की वजह से मिट्टी में पानी का रिसाव कम होने लगता है, मिट्टी पानी को सोखने की क्षमता मिट्टी की कम होती जाती है और इस तरह से मिट्टी एक सख्त सूखती है तो बहुत सख्त हो जाती है और पानी जब भी देते हैं या तो बारिश हो या सिंचाई करें तो वो एक तरह से दलदल बन जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और पानी, जड़ों को पानी भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों ही तरह की मिट्टी पौधों की बढ़वार में, पौधों की न्यूट्रिशन में, पोषक तत्वों के ग्रहण में प्रभाव डालती है। जी, तो ये दोनों ही प्रकार की जो मिट्टी है ये पैदावार जो है उसको कम करती है। बिल्कुल, पर बढ़वार पौधों की और उसकी पैदावार दोनों ही चीजों पे उल्टा असर डालती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है लवणीय मिट्टी की, अक्सर जो है हमारे किसान भाई भी इसको ज़रूर कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे, ये समस्या क्या लगातार बढ़ती जा रही है? जैसे बताया डॉक्टर दिनेश ने कि भारत के काफ़ी जो है क्षेत्रफल जो है वो इस मिट्टी से प्रभावित है, क्या ये समस्या आगे बढ़ती जा रही है? हाँ, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पूर्व निदेशक महोदय साहब ने बताया कि वर्तमान में लगभग 67 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी लवण प्रभावित है और जैसे जैसे नहरों का जाल बिछ रहा है, जैसे जैसे नहरीकरण बढ़ रहा है, हम इरिगेशन की पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये मिट्टी में और ज़्यादा लवणता आ रही है। और जहाँ जहाँ इरिगेशन कमांड एरिया है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो शारदा सहायक कमांड एरिया है, वहाँ पर सेकेंडरी सैलिनाइजेशन की वजह से जो लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं वो बढ़ रही है। ऐसे अगर राजस्थान में बात करें, जो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है वहाँ पर इसका बढ़ गई है। अच्छा। और ऐसे हरियाणा में अगर हम बात करें तो भाखड़ा नंगल जो कैनाल कमांड की वजह से भी हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे हिसार, सिरसा, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो जिले हैं, ये काफ़ी मात्रा इनमें वो नहर वहाँ पे आने की वजह से उस तरह की जो मृदाएं हैं बढ़ रही है। ऐसी हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी जो दक्षिण पंजाब के कुछ जिले हैं जैसे मुक्तसर है, फाजिल का जिला है, फरीदकोट है, उनमें इस तरह की बढ़ रही है। क्योंकि जब नहर, अगर खासकर जो कच्ची नहर है तो जो पानी का रिसाव होता है, पानी का रिसाव होने से जो नीचे नमक तो है, मिट्टी में नमक है अंदर, पर उसको पानी मिल गया है, वो नमक पानी के साथ घुलने से वो नमक ऊपर आ जाता है। तो अगर इस तरह का अगर हमें बचाव करना है तो जहाँ भी हम नहरों का जाल बिछाएं
एक तो वहाँ पे नहरों को हम पक्का करें जी, लाइनिंग होनी चाहिए नहरों की, तब इस समस्या को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ भी हम नहरीकरण कर रहे हैं, नहरों का जाल बिछा रहे हैं, वहाँ पे दोनों तरफ हम जो ज़्यादा पानी को उड़ाने वाले पौधे हैं, जैसे खासकर आपका सफेदा है, उन वृक्षों को लगा दें ताकि ज़्यादा पानी जो रिसाव हो भी गया है उस अधिक पानी को वो उड़ा सके, ताकि वो पानी नीचे मत जाए, ज़्यादा ज़मीन की तरफ मत जाए। कुछ ज़्यादा पानी जब ज़मीन को मिलेगा तो जो नीचे नमक है मिट्टी के अंदर, जो नीचे था, जो अभी तक ऊपर नहीं था, तो नीचे होने की वजह से जो ऊपर हमारी जड़ें थी पौधों की, जो 30 सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर में रहती है, वहाँ प्रभावित वो नमक नहीं कर रहा था, पर पानी ज़्यादा मिलने की वजह से वो नमक धीरे धीरे ऊपर आ गया है, वो नुकसान करना चालू हो गया है। इससे जो आने वाले टाइम में एरिया हमारा बढ़ रहा है, जो निश्चित ही चिंता की बात है। और हमारा संस्थान इस विषय में और काफ़ी अवेयरनेस पैदा कर रहा है, काफ़ी ट्रेनिंग के माध्यम से, बाकी प्रेस एंड मीडिया के माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और लाइन डिपार्टमेंट्स को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि वो जब भी कहीं भी नहर का विस्तार किया जाए वहाँ पे लाइनिंग की जाए और दोनों तरफ उसके पेड़ों को लगाया जाए। जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही, ट्रेनिंग की आपने एक बात बोली कि आप लोग जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आपसे ज़रूर जो है हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर चलते हैं डॉक्टर शिवधर मिश्रा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। और बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए कि मिट्टी लवणीय है या नहीं है उसकी जाँच करवाना। किस तरह से पता चल सकता है कि हमारे किसानों की जो मिट्टी है वो लवणीय है, नमक वाली है या नहीं, कैसे बताएंगे? देखिए, जब हमारे किसान भाइयों के खेत में पैदावार कम होने लगती तो वो बहुत जल्दी सजग होते हैं कि पता नहीं इसमें क्या हो गया। तो पहले तो बढ़वार कम दिखाई देगी, पहले तो अपने स्तर पे ही वो सोचें कि बढ़वार क्यों कम हो गई। कभी कभी ऐसा होता है खेत के कुछ भागों में पैचेज में सफ़ेद लवण टाइप के दिखाई देते हैं, कहीं कहीं ऐसी ज़मीन दिखाई देती है जब सूखने पे मिट्टी एकदम भुरभुरी जैसी हो गई है, जो कि और मिट्टी की तरह जमी हुई नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए किसान भाइयों को कि ये उनके जो ज़मीन है उसमें लवणता आ गई है, और उस लवणता को कितने स्तर पे कितनी ज़्यादा है उसकी पहचान करने के लिए इसको प्रयोगशाला में नमूना जरूर भेजना चाहिए। नमूने भेजने के लिए जहाँ जहाँ पर उन्हें उस तरीके की ज़मीन दिखाई देती है, आप उसमें से नमूना लेके और जो प्रयोगशाला में ले जाते हैं, तो प्रयोगशाला में विशेषकर वैसे तो जो आजकल हमारी प्रधानमंत्री योजना चल रही है और इसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात चल रही है, उसमें पोषक तत्वों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें पोषक तत्वों के अलावा जो पीएच मान है, जी बिल्कुल, उसके साथ ईसी है, और जो एक्सचेंजेबल सोडियम जिसे हम कहते हैं ना, वो तीनों किस मात्रा में है, उनका एक स्तर है। क्या वो स्तर साधारण स्तर से जो नॉर्मल सॉइल होती हैं उनसे ज़्यादा है, कम है, इस सब की पूरी जानकारी लैब में ले जाने से हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। जी। और भी बहुत सारे पहचान के लक्षण हैं, जैसे किसान भाइयों ने पानी लगाया खेत में, अब पानी लगाया, देखा वो पानी ना तो सूख रही है ज़मीन, खड़ा है 2-3 दिन तक, तो समझ लीजिए आपकी ज़मीन में जो केशिकाएँ होती हैं, पतली केशिकाएँ जिसे कैपिलरी कहते हैं हम लोग, उस कैपिलरी के थ्रू पानी जो नीचे चला जाता है वो जाना बंद हो जाता है, या उसी के द्वारा हमारे पौधे भी, उनकी जड़ें जो हैं पानी लेती हैं, वो पानी लेना कम हो जाता है, पानी के साथ पोषक तत्व भी कम जाते हैं और फसल मरने लगती है। तो इस प्रकार इसके दूरगामी प्रभाव हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने भी बताया, डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया, डॉक्टर यादव जी ने भी बताया, और शर्मा जी भी वही बात कर रहे थे। तो इन दोनों तरीके की मिट्टियों में, एक में तो बहुत ज़्यादा लवण हो जाते हैं और दूसरी में बहुत ज़्यादा ज़मीन में सफोकेशन, यानी कि सांस ही नहीं मिलती जड़ों को, और उससे ना तो वो पानी ले पाते हैं ना पोषक तत्व ले, इस तरीके से नुकसान किसान भाइयों को होता है। यादव जी, यहाँ पर तो अभी हमने जाना कि किस प्रकार की जो है वो मिट्टी होती है और कैसे जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, भारत का काफ़ी क्षेत्रफल जो है वो प्रभावित हो रहा है इससे। लेकिन ये जो जलवायु में जो तेजी से परिवर्तन आ रहा है, क्या ये भी इसकी एक वजह है? बिल्कुल ज्योत्सना जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो डॉक्टर राम आधार जी ने बताया उससे, कि सबसे पहले पहचान में अगर आपकी फसल है उसकी बढ़वार ठीक ठाक नहीं हो रही है, तो वहाँ किसान को पता चल जाता है कि मेरी मिट्टी में नमक की मात्रा या क्षार की मात्रा या कोई दूसरी समस्या है। उसके बाद आप जब जमीन में के ऊपर सतह पर अगर सफ़ेद परत दिखे, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में लवणता की अधिकता है, सफेद परत अगर दिखे तो, परत दिखे तो। इसके साथ अगर पानी डाल दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था
कि पानी दिया, चाहे वो बारिश से दिया या सिंचाई से, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, ज़्यादा दिन तक खड़ा रहे, तो इसका मतलब क्षारीयता की समस्या है। और फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी का नमूना लेके मृदा व पानी जांच प्रयोगशालाएं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर जिला स्तर पर हैं, वहाँ पे उनकी जांच करवाएं। उनमें लवणता के लिए ईसी एक पैमाना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। उसके साथ जो हमारी क्षारीयता का पैमाना है वो है पीएच मान। इसके लिए क्षारीयता के लिए अगर पीएच मान 8.2 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा हो चुकी है। अगर मिट्टी में विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन एक ये यूनिट है। ये विद्युत चालकता को कैसे समझाएंगे? जो विद्युत चालकता मैं ये बताता हूँ जी आपको कि अगर आप प्योर पानी लें और उसमें बिजली का करंट पास करें तो वो करंट बहुत ज़्यादा पास नहीं होता है। मतलब जो शुद्ध पानी है उसकी विद्युत चालकता लगभग 0 है। उसमें जैसे जैसे घुलनशील नमक डालेंगे उसकी विद्युत चालकता बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब कि लवणता बढ़ रही है। ठीक है जी, यहाँ हमने वो किया। दूसरा प्रश्न था आपका कि जो हमारा ये पर्यावरण में बदलाव आ रहा है उसके साथ क्या इससे ये इस तरह की मिट्टी ज़्यादा बढ़ रही है या वो है? हाँ बिल्कुल। जो पर्यावरणीय बदलाव की बात होती है उसमें सबसे जो ज़्यादा प्रमुख बातें उभर के आ रही हैं वो है कि तापमान बढ़ रहा है और बढ़ेगा आने वाले समय में। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसके साथ मिट्टी से पानी उड़ने की, जिसको हम इवेपोरेशन, वाष्पन कहते हैं, पानी उड़ेगा ज़्यादा। पौधों की भी जो पानी उड़ाने की क्षमता, जिसको ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं, वो भी ज़्यादा होगी। जब पानी ज़्यादा उड़ेगा तो उसका एक तो ये हुआ कि क्योंकि पानी के साथ साथ नमक भी आते हैं, पौधे पानी ले लेते हैं लेकिन नमक बचा रह जाता है, तो जड़ क्षेत्र में पौधों की में नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है। नंबर 2, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो प्राकृतिक मिट्टी में जो क्या कहोगे रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे जो नमक बनने की प्रक्रिया है प्राकृतिक, वो भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर तो जड़ों में जो नमक है वो तो है, लेकिन साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ती जाएगी। तो पर्यावरण बदलाव के साथ ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि लवणता की समस्या बढ़ने वाली है। तो ये जो जिस तरह से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसमें जो है ये जो लवणता की जो दिक्कत है ये लगातार बढ़ती ही जो है वो नज़र आ रही है। डॉक्टर शर्मा, आपके पास वापस आना चाहूँगी। रिपोर्ट में अभी हमने देखा कि फसल बोने के जो विकल्प है लवणता कम कर देती है, तो क्या इसमें हर प्रकार की फसल नहीं बोई जा सकती? इसमें मुख्यतः धान, गेहूँ और सरसों। अगर आप जो गहरी जड़ वाली जो फसल हैं उन्हें बोएंगे तो वो जड़ का एरिया ज़्यादा कवर करेंगी। तो जब जड़ का एरिया ज़्यादा कवर करेंगी तो उस साल से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो जो जिसकी गहराई वाली जड़ हैं, या दूसरा जो हमारी पल्सेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी, दलहनी और जो गहरी जड़ वाली हैं, जैसे गहरी जड़ वाली है शुगर की, ये इस ज़मीन में नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा साल्ट होगा तो अब गहरी ज़मीन में नीचे से पानी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है कि क्योंकि ज़्यादा साल्ट है। दूसरा जो यादव जी ने बताया कि सबसे अच्छी पहचान इन ज़मीन की विद्युत चालकता बताया जी। अब आप देखिए कि जो समुद्र है, समुद्र का जल है, उसकी विद्युत चालकता 40 से ऊपर होती है। और जो हमारा खाने का नमक है जिसे हम रोज खाने में प्रयोग करते हैं, वो साल्ट है, उसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है, उससे जो लवणीय जमीन होती है, साल्टी सॉइल होती है जी, उससे वो बढ़ती है। लेकिन जो क्षारीयता होती है, कलर होती है, ऊसर होती है, उसमें आपको जो नमकीन पानी का या नमकीन नहीं होता वो, लेकिन उसकी जो भौतिक दशा है जमीन की या रासायनिक क्रियाएं वो प्रभाव डालती हैं जी। तो हमारा क्योंकि सीमित के फसल रहती है तो किसान के लिए यही 3-4 फसल बचती हैं, जैसे बरसीम है और भी थोड़ी बहुत और फसल हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम जमीन को सुधारेंगे
4-5 साल बाद, तो हम हर एक तरह की फसल ले सकते हैं। 8-10 साल बाद जब ज़मीन सुधर जाएगी तो हम फलदार वृक्ष भी ले सकते हैं, क्योंकि उन वृक्षों की गहराई नीचे तक होती है और नीचे तक हमारी साल्टी बहुत ज़्यादा है। तो जब गहराई उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा साल्ट होंगे, तो उसकी बढ़वार नहीं होगी। सबसे पहले जो प्रभावित करती है, मेरे साथियों ने बताया, सबसे ज़्यादा इन जमीन में प्रभावित होता है जर्मिनेशन, अंकुरण। अगर किसान भाई ये समझ लें कि पैच जमीन है, जमीन खराब है और उन्होंने कोई फसल बो दी, तो जहाँ पैच है या जहाँ क्षारीय जमीन है वहाँ जर्मिनेशन ही नहीं होगा, उनका अंकुरण नहीं होगा पौधों का। लेकिन आप जमीन खोद के देखें तो वो दाना ऐसा ही पड़ा है, उसका अंकुरित नहीं होता। तो जब अंकुरित नहीं होगा तो उसकी बढ़वार और फिर फसल पैदा करना, अधिक करना, ये मुश्किल हो जाता है। वो हर चीज जो है वो उस पे प्रभावित होती है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सी जो है वो जानकारियां हमें मिल रही हैं। लगातार हम अपने विशेषज्ञों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं लवणीय मिट्टी के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए क्योंकि इस विषय पर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज विचार विमर्श का विषय यही है लवणीय मिट्टी का लहलहाना। बिल्कुल, किस प्रकार से बंजर मिट्टी से, लवणीय मिट्टी से भी आप जो है वो फसलें उगा सकते हैं। आज हमारे विशेषज्ञ हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं। काफी जो जानकारी है वो हमने अब तक हासिल की है, लेकिन आइए देखते हैं लवणीय मिट्टी पर ही आधारित हमारी एक और छोटी सी खास रिपोर्ट। सबसे ज्यादा लवणता सुधार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हुआ है। इस सुधार के लिए रासायनिक संशोधन की बात की जाती है, लेकिन ये तकनीक बहुत महंगी है। फिलहाल इस समस्या से निपटने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला है जिप्सम का इस्तेमाल। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में जिप्सम के भुरकाव से पहले खेत की गहरी जुताई करें और पाटा लगा लें। दूसरा है उथले पानी वाले इलाके में नाली बिछाकर खेत से गंदे पानी को बाहर निकालना। तीसरा, धान, गेहूं और सरसों की लवणता को सहन करने वाली किस्में विकसित करना। CSSRI अभी तक ऐसी 17 किस्में विकसित कर चुका है। और चौथा, कृषि वानिकी यानी फसलों के साथ अलग अलग तरह के पेड़ लगाकर किसानों की आमदनी बढ़ाना। इनके अलावा किसानों को भूमिगत जल को रिचार्ज कराने की तकनीक अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। वहीं टपक सिंचाई पद्धति या फिर फव्वारा सिंचाई अपनाकर भी इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह की सिंचाई में पानी की बहुत कम जरूरत होती है। जाहिर है जितने कम पानी का उपयोग होगा उतने ही कम लवण मिट्टी में मिलेंगे। तो अभी आपने देखी लवणीय मिट्टी पर हमारी एक और छोटी सी खास रिपोर्ट। आइए चर्चा को बढ़ाएं एक बार फिर से आगे और चलते हैं डॉक्टर यादव के पास। डॉक्टर यादव, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो भूमिगत जल स्तर का ये जो नीचे आना है, क्या ये भी इसकी एक वजह हो सकती है? ज्योत्सना जी, भूमिगत जल का बहुत नीचे जाना, अत्यधिक दोहन के कारण, या भूमिगत जल का बहुत ऊपर आना, जड़ क्षेत्र में आना, 3 मीटर की गहराई में आना मृदा स्तर से, दोनों ही तरह से ये एक लवणता या क्षारीयता का कारण बन सकता है। जिन क्षेत्रों में मृदा जल जो निचले स्तर पर मृदा जल है वो अगर लवणीय या क्षारीय है, तो अगर वहाँ पे अत्यधिक दोहन करेंगे जी, तो जो गहराई का जल है उसको अगर हम सिंचाई के लिए प्रयोग करेंगे तो लवणता बढ़ेगी जी। इसी तरह से अगर जहाँ पे लवणीय जल हैं कम गहराई पे, उनको अगर हम प्रयोग ना करके नहरी पानी या बाहर से दूसरा अच्छा पानी देते रहेंगे तो लवणीय भूजल स्तर है वो ऊपर आता जाएगा। ठीक है। और उसकी वजह से लवणता की समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसका एक तरह से संतुलित प्रयोग बहुत जरूरी है।
जितना हमारे जिस परिस्थिति में, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की मिट्टी और पानी है और उसके अनुरूप जो उसके लिए जो उसके हिसाब से फसलें अगर हम सेलेक्ट करें और उनको उगाएं तो हमें मतलब एक बैलेंस बनाना है ताकि भूजल स्तर बहुत नीचे ना जाए, भूजल स्तर जड़ क्षेत्र तक रहे, बिल्कुल, जिससे जो है फसल को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो आपसे बात हो गई। डॉक्टर कुमार, आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ट्रेनिंग के बारे में जो है वो जानकारी दी थी, हमने कहा था वापस आपसे इस बारे में जानेंगे। किस प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो CSSRI जो है वो प्रदान करता है किसानों के लिए? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर नहरों का जाल बिछाया जा रहा है वहाँ पर ये जो लवणग्रस्त मृदाओं की जो एरिया है, रकबा है, वो बढ़ रहा है। तो इसमें हमारा संस्थान लगभग एक साल में 2 या 3 बार जो कैनाल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, जो लोग नहर बिछाने में लगे हुए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। कुछ फार्मर्स को हम बुला के ट्रेन करते हैं कि किस तरह का नहरों का रख रखाव किया जाए, और जहाँ पे नहरें बिछ गई हैं और जहाँ पे लवणता की समस्या आ चुकी है, वहाँ से भी हम किसानों को बुला के लाते हैं कि एक हमारे संस्थान की तकनीक है जिसको बोलते हैं हम सब सरफेस ड्रेनेज टेक्नोलॉजी, कि वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे उस एरिया को फिर से हरा भरा बना सकते हैं, जो हमारे आज का टॉपिक भी है। तो लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को हम, जहाँ पे नहरें बिछाने से पानी का जो जल स्तर ऊपर आ गया था और नमक ऊपर आ गए थे और जो जमीन आपकी करीब करीब बंजर हो चुकी थी, ऐसी भूमि को जिसको हम वाटर लॉग्ड सलाइन सॉइल बोलते हैं, उसको लगभग 1 लाख हेक्टेयर को हमारे संस्थान की जो तकनीक है सब सरफेस ड्रेनेज टेक्नोलॉजी वाली, उससे हम सुधार भी चुके हैं। उस तकनीक की भी हम ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को भी देते हैं। किस प्रकार का लाभ जो है वो किसानों को पहुंच रहा है? और उसका ये है कि हमने ये पाया कि इस तकनीक को इस्तेमाल करके जो गेहूं की जो पैदावार है वो लगभग 200% बढ़ गई है। अच्छा। चावल की पैदावार बढ़ गई है 150%, 2%, कॉटन की बढ़ गई है, और जो फसलें वहाँ पे लगाई जा रही थी जहाँ पे वो पानी ऊपर आ गया था, पैदावार बहुत कम हो गई थी किसानों की। पहले पैदावार अच्छी होती थी, बाद में कम हो गई थी, पर इस तकनीक को इस्तेमाल करके, क्योंकि लवण को हमने उस जो आपकी जड़ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है, उससे वो लवणता कम हो गई है और वही खेत फिर से लहलाने लगे हैं। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी है जो पहले 10 क्विंटल एक एकड़ में या हेक्टेयर में होती थी, वहाँ पे कहीं 15, कहीं 20, धीरे धीरे जो उत्पादकता है किसानों की बढ़ रही है, उत्पादकता बढ़ रही है तो किसानों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस तरह की सब ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। जी, तो धान और गेहूं के साथ साथ और कौन सी फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? हाँ, एक तो जो सबसे कोई भी लवणग्रस्त मृदा को जब हम उसका सुधार करते हैं तो हमारे संस्थान की एक तकनीक है जिसका नाम है जिप्सम तकनीक। उसमें उस पैकेज का पार्ट है कि सबसे पहले हम 3 साल के लिए उसमें धान, गेहूं और ढैंचा लगाएं। अच्छा। और 3 साल के बाद हमको और भी कुछ फसलें लगा सकते हैं, जैसे आप सरसों हैं और कुछ सब्जियां हैं। 3-4 साल के बाद उसमें जो नमक की मात्रा कम हो जाती है, सैलिनिटी की मात्रा या सोडिसिटी की मात्रा कम हो जाती है, तो बाद में हम दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, किसानों की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने पिछले 30 सालों के अनुसंधान के दौरान करीब 14 किस्मों का विकास किया है। अच्छा। जो लवण ग्रस्त क्षेत्रों में अच्छी पैदावार दे सकती है। लवण प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे धान की 7 किस्में हैं। अच्छा। 6 इसमें मोटे धान की किस्में हैं, 1 बासमती धान की किस्म है। मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, CSR 10, CSR 13, CSR 23, CSR 27, CSR 30, ये बासमती टाइप है। अच्छा, ये बासमती बहुत बढ़िया क्वालिटी का बासमती CSR 30 का है, CSR 36 और CSR 43, ये मोटे धान की किस्म है। जो CSR 43 किस्म है हमारी, उसकी खास बात यह है कि वो सिर्फ 110 दिन लेती है पकने में। अच्छा। और पर CSR 30 की जो है तो मोटे धान की किस्म 140 दिन के आसपास लेती है वो पकने में, पर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा को, सैलिनिटी को सहन कर सकते हैं। ऐसी 4 किस्में हमारे संस्थान ने विकसित की है गेहूं की, जिसका KRL 1-4, KRL 19, KRL 210 और KRL 213 जी। और 3 किस्में हमारे संस्थान ने सरसों की विकसित की है, CS 52, CS 54, CS 56, और 1 किस्म विकसित की है चने की, जिसका नाम है करनाल चना 1।
अच्छा। और किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं ये अवश्य बताना चाहूँगा, इन सभी प्रजातियों का जो बीज है हमारे यहाँ उपलब्ध है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ उपलब्ध है। और किसान भाई अगर चाहें तो वो करनाल CSR में आके ले सकते हैं। और हम 2 मेले लगाते हैं किसानों की सुविधा के लिए, साल में 2 बार मेले लगाते हैं। एक बार मेला हम 1 मार्च को लगाते हैं, हमारे संस्थान में लगाते हैं। अच्छा, करनाल में वहाँ भी हमें बीज का वितरण करते हैं। और एक मेला हम किसान के गाँव में जाके लगाते हैं। अच्छा, वो कोई भी गांव जो है आसपास जहाँ भी गांव में इस तरह की मृदा होती है, अच्छा, जहाँ पे सैलिनिटी की दिक्कत है, लवणता की दिक्कत है, उस गांव में जाके हम मेला लगाते हैं। और वहाँ भी हम किसान भाइयों के लिए बीज लेके जाते हैं। अगर रबी का मेला है तो हम उसमें रबी के बीज लेके जाएंगे, रबी के हिसाब से। खरीफ का मेला है तो खरीफ के हिसाब से हम बीज लेके जाएंगे। तो हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं हमारे संस्थान कि किसी तरह से जो लवणग्रस्त मृदाओं को जागरूकता पैदा करके इसको कैसे, इसका जो बढ़वार जो बढ़ रहा है उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए जी, और कैसे इसको रोका जाए और कैसे किसानों को ज्यादा खुशहाल बनाए जी। एक और छोटा सा प्रश्न आपसे मेरा है, अभी आपने जिप्सम तकनीक के बारे में बताया, हाँ क्या है जिप्सम तकनीक और किसानों को किस प्रकार से समझा सकते हैं? हाँ, ये किसान भाइयों की जानकारी बताना चाहूँ। जिप्सम तकनीक हमारे संस्थान की ये सबसे बहुत ही बढ़िया तकनीक है। इसके द्वारा जो क्षारीय भूमि है, हमारे डॉक्टर शर्मा साहब ने, डॉक्टर यादव साहब ने कई बार जिक्र किया कि लगभग 37 लाख हेक्टेयर जो हमारा भारत के अंदर वो क्षारीय भूमि का है। मतलब जितनी भूमि लवणग्रस्त है भारत के अंदर, उसका 56% जो भूमि है वो आपकी क्षारीय भूमि है। बाकी जो 44% है वो लवणीय भूमि है। तो क्षारीय भूमि को सुधारना आसान है। अच्छा। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हमें पानी चाहिए और जिप्सम चाहिए। जिप्सम जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया, डॉक्टर यादव साहब ने, कि जो क्षारीय भूमि है वो पानी का रिसाव कम हो जाता है, वो पानी कम पीने लगती है, क्योंकि जो उसके अंदर पानी जाने की जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगर हम जिप्सम डाल देंगे और जिप्सम डालने के साथ उसमें पानी हम भर देंगे तो धीरे धीरे वो उसकी जो कैपिलरीज है वाटर मूवमेंट की वो खुल जाएंगी और वो रिक्लेम हो जाएगी। और रिक्लेम के बाद जो तकनीक है, उस तकनीक का एक हिस्सा है, उसमें जिप्सम पहले समतल करके उसमें जिप्सम डाला जाए, उस पर 1 हफ्ता पानी खड़ा किया जाए। उस पानी खड़ा करने के बाद उसमें 3 साल तक धान गेहूं की खेती की जाए। उसके बाद अन्य फसल आप लगा सकते हैं। तो ये जिप्सम तकनीक के 4-5 कंपोनेंट हैं। अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो एक ही बार जिप्सम इस्तेमाल करके, जिप्सम कितनी मात्रा डालेंगे वो डिपेंड करेगा पीएच मान कितना है मिट्टी का, मिट्टी का ईएसपी कितना है, उसके हिसाब से 5 से 15 टन 1 हेक्टेयर मिट्टी में जिप्सम की मात्रा की जरूरत होती है। अगर उतना जिप्सम हमने ठीक मात्रा में जिप्सम एक बार डाल दिया है और सारे कंपोनेंट उसके फॉलो कर लिए हैं तो निश्चित रूप से भूमि सुधार हो जाएगी। और 3-4 साल के बाद इन 2 फसलों के अलावा आप विविधीकरण भी कर सकते हैं। अन्य सब्जीदार फसलें, हमारे शर्मा साहब ने बताया कि उसमें कुछ फलदार पौधे भी आप ले सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट उन जमीनों से आप ले सकते हैं। तो अभी हमने डॉक्टर कुमार से जाना कि कौन कौन सी किस्में भी जो है वो CSSRI जो है वो विकसित कर रहा है, धान की, गेहूं की, चने के बारे में, इन सब की जानकारी ली और जिप्सम तकनीक के बारे में भी विस्तार से जाना। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भूमि सुधार के लिए जो हमारे किसान हैं उनको क्या ऐसे कार्य हैं जो वो करने चाहिए जिससे उनकी जो भूमि है, जो उनकी लवणीय भूमि है, उसमें सुधार हो सके और अच्छी पैदावार जो है ले सके। पूसा जो हमारा IRI पूसा है वो इस दिशा में क्या काम कर रहा है? ऐसा है, चाहे CSSRI करनाल हो या पूसा हो, हम सभी का डायरेक्शन एक ही है कि हम किसान भाइयों को किस तरीके से उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। बिल्कुल। तो ये लवणीयता और क्षारीयता, ये समस्या हमारे किसान भाइयों की, और इस पर हम सब लोग समग्र रूप से काम कर रहे हैं। जहाँ तक, जैसा कि अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि जो जिप्सम है, अब जिप्सम रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया कि हमारी ज़मीन जो है क्षारीय है, तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अब जिप्सम का प्रयोग करेंगे, उसकी मात्रा जिप्सम की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो प्रवीण कुमार जी ने बताया है अभी। और उस मात्रा को, जो पैमाना हमने बताया कि सॉइल टेस्ट कराएंगे, उसके पैमाने हैं कि किस तरीके से हम उसको वो करेंगे। तो ये जिप्सम क्या करता है कि जिप्सम पानी के साथ, ये जहाँ पे कैपिलरी होती हैं, जो केशिकाएं होती हैं जिनमें घुला हुआ होता है साल्ट, उनको फ्लक्कुलेट, मतलब उसको फुला देता है एक तरीके। हाँ, अब फूलने से वो लूज हो जाता है और लूज होके वो केशिकाएं खुल जाती हैं। और जो साल्ट हैं वो पानी के साथ, उसके साथ जो जिप्सम के साथ रिएक्शन करके और नीचे चले जाते हैं। तो जो खराब वाले साल्ट हैं वो नीचे चले जाते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए, इसमें पूरा
जो प्राकृतिक रूप से जैसे जो साल्ट हैं जो ऊपर आ जाते हैं, जो लवण हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, वो ज़मीन में है पहले से ही प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन जब हमारा पानी या तो ज़्यादा होता है जैसे यादव जी ने बताया, कम होता है, नहरें आने से क्या हुआ कि हमारा वाटर लेवल बढ़ा, तो 3 मीटर से नीचे जितने साल्ट पानी में थे वो घुल गए और घुल के ऊपर की परत की तरफ आने शुरू हो गए। ऊपर से गर्मी पड़ी तो वो पानी एकदम उसका वाष्पीकरण हुआ, पानी उड़ गया, पानी में जो घुले हुए साल्ट थे वो ऊपर सरफेस पे ही रह गए। अब वो सरफेस जो कि हमारी जड़ें, जो ज़्यादातर फसलों की जड़ें होती हैं वो 30 सेंटीमीटर तक ही होती हैं, तो ऊपर की 30 सेंटीमीटर में जब बहुत सारे साल्ट आ जाएंगे तो पौधों को जो जरूरी साल्ट हैं उनकी जगह तो वो ले लेते हैं, तो वो जरूरी साल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा हम 2 तरीके से इसके जो प्रबंधन है इन ज़मीनों का 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक तो हम सुधारें कैसे ज़मीन को जो ऑलरेडी हो गई है, दूसरा हमें ध्यान देना होगा कि ये लवणता बढ़े ही नहीं, और तीसरा ये सुधारने के बाद हम किस तरीके से उसमें फसलों का वो करें। तो इन 3 पहलुओं पर हमें विशेष तरीके से विचार करना होगा। तो जैसा कि गुप्ता जी ने हमें बताया, जो हमारे प्रवीण कुमार जी हैं, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को ये बताएं कि भाई पानी इतना ज़्यादा ना दें कि वाटर टेबल हमारा बढ़े, नहरों के किनारे के पानी को प्रबंधित करें, जो सब सरफेस ड्रेनेज है उसको बढ़ावा दें। उसको बढ़ावा देने से क्या होगा, सब सरफेस जो नीचे से ही पानी, जो भी वाटर लेवल बढ़ेगा पानी नीचे से निकल जाएगा और वो ऊपर जो जड़ें हैं, पौधों की जड़ों का क्षेत्र होता है, उन तक वो लवण नहीं पहुँचेंगे और वो पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। जहाँ पे क्षारीय की जगह लवड़ी मृदाएं हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है उन मृदाओं को सुधारना। वहाँ पर हम प्रबंधन, जो हमारे शस्य वैज्ञानिक प्रबंधन है वो ज़्यादा काम आते हैं। एक तो हम सहनशील प्रजातियाँ और सहनशील फसलें उगाते हैं, जैसा कि अभी बताया गया है कि धान है सबसे ज़्यादा सहनशील है, धान है, गेहूँ है। उसके अलावा कुछ चारे की फसल जैसे बरसीम भी ले सकते हैं। इसके अलावा ढेंचा बहुत ही फायदेमंद है। ढेंचा की हरी खाद भी आप लगा के और उससे इसको सुधार कर सकते हैं। हम खादें भी प्रयोग करते हैं, जो जैविक खादें, गोबर की खाद वगैरह है, इन सब का प्रयोग करके भी हम पीएच मान को घटा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो किसान के स्तर पर जो काम किए जा सकते हैं वो किसान भाई हमारे कर सकते हैं, जिप्सम रिक्वायरमेंट के अलावा भी, जिससे कि किसी तरीके से उसकी लवणता थोड़ी कम होगी और पैदावार उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक प्रश्न आपसे और है कि जो हमारे संस्थान हैं वो तो लगातार इनमें तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को इतनी जानकारी जो है वो पहुंच पा रही है? क्या वो अपने स्तर पर क्या कार्य कर पा रहे हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक किसानों तक जानकारी, हमारे वैज्ञानिक महोदय जैसा बताया है कि जो जितने भी कमांड एरिया हैं वहाँ पे जाके प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे जिन प्रदेशों में इस प्रकार की समस्या है वहाँ पे निगम बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम है, वो पूरा का ऊसर भूमि को सुधारने के लिए कितना जिप्सम दें, कौन सी फसलें उगाएं, पूरा का पूरा पैकेज अपने पूरे सलाहकार के साथ साथ किसानों को आर्थिक मदद भी कर रहा है। तो इस तरीके से सरकारें भी सजग हैं और हमारी भूमि सुधारने में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, जिसमें कि आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से दोनों तरफ से हमारे किसान भाइयों को तो लाभ पहुंचाया जा रहा है और हमारे किसान भाई लाभान्वित हो। अब पहले हम देखते थे जमीन बहुत ज़्यादा तेजी से ऊसर, जो 800, जो हमारे शर्मा जी ने बताया कि 800 किलोमीटर का लंबा जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे बहुत सारी ज़मीनें ऊसर थीं, लेकिन अब देखी जाके कई ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सुधार कर लिया और अच्छी फसलें उसमें 4 तरीके की फसलें, 5 तरीके की फसलें ले रहे हैं और अच्छी पैदावार करके फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे कि बहुत से CSSRI में अभी जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया बहुत से शोध कार्य हो रहे हैं, बहुत सी किस्में जो हैं वो विकसित की जा रही हैं फसलों के बारे में। आगे जो है वो दिशा कहाँ तक ले जाएगी CSSRI? क्या आगे की किस तरह की प्लानिंग है और किसानों को कैसे जो है वो जागरूक करना है इसको लेकर? सबसे पहले मैं 2 चीज़ और बताना चाहूँगा। पहला तो जो जिप्सम टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, देखिए हम लागत लगा रहे हैं, जिप्सम लगा रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, अच्छी वैरायटी दे रहे हैं, उससे किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे ज़रूरी ये है। तो जहाँ जो ख़राब ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी या कल्लर ज़मीन थी, पहले 3-4 कुंटल प्रति हेक्टर पैदावार होती थी। जब हमने ये पूरी टेक्नोलॉजी पैकेज अडॉप्ट की किसान भाइयों ने, तो 3-4 कुंटल से 40 कुंटल पर धान पैदा हो रहा है एक ही साल में, पहली साल। दूसरा जो गेहूं होता था वो 2-3 कुंटल प्रति हेक्टर होता था। इस टेक्नोलॉजी से, जिप्सम टेक्नोलॉजी से
वो 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टर हो रहा है। तो इतने गुना उसकी जो पैदावार है उसमें वृद्धि हो रही है इस टेक्नोलॉजी से। दूसरा जो डॉक्टर यादव से आपने प्रश्न पूछा था नीचे पानी की क्या समस्या होती है, तो जो देखिए जहाँ धान और गेहूं लगातार हो रहे हैं वहाँ वाटर टेबल नीचे जा रही है, पानी की सतह। अच्छा पानी किसान ने प्रयोग में ला दिया। बिल्कुल। अब जहाँ जिसके आसपास के एरिया में हमने सर्वे किया है 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उससे ये पता चला है कि जो अच्छा पानी था उसकी वाटर टेबल 70-80 फीट तक पहुंच गई, और जो पास वाले जिले हैं उसका जो पानी है वो खराब है, वहाँ वाटर टेबल नीचे नहीं जा रही। तो जैसे आप नहर को देखेंगे पानी मूवमेंट कर रहा है, बह रहा है, ऐसे ही अंदर का पानी भी बहता है। तो जहाँ आपने किसान भाई ने ज्यादा पानी निकाला है और जहाँ कम पानी निकला है, खराब पानी है, खराब पानी से अच्छे पानी की तरफ वो पानी बढ़ रहा है नीचे भी। बिल्कुल, नीचे से। तो जब पानी खराब होगा नीचे का तो उससे किसान भाई देंगे, तो इससे जमीन खराब होगी। बिल्कुल। तो ये दो पहलू हैं जो आपने प्रश्न पूछा किसान भाइयों के लिए और CSSRI क्या कर रही है। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जमीन खराब है वहाँ सबसे अच्छा जो तंत्र है ICR का, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र है जी। कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो जिले स्तर पे हैं। तो उनसे हम उनके जो ट्रेनिंग आते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आते हैं, विषय विशेषज्ञ आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वो सीधी किसान को ट्रेनिंग देते हैं, नंबर 1। दूसरा है कि जो हम टेक्नोलॉजी बताते हैं, तकनीकी बताते हैं या वैरायटी बताते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र को हम उसे डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं जी। तो किसान को वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, जैसे मेला के बारे में हम किसान के फील्ड पर भी लगाते हैं, उन्हीं की जमीन पे कि देखिए ये आपका पुरानी तकनीक है, ये हमारी नई तकनीक है, ये नई वैरायटी है। तो हम किसान के ही फील्ड पे अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों किसान जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। ऐसे ही हमें पूरी ज़मीन पे करना चाहिए, हम पूरी ज़मीन नहीं सुधार सकते उनकी, ऐसे पूरे किसान की हम तो तकनीकी बता सकते हैं, थोड़े जो है वो किसानों को करना है। अब भविष्य में हमारी जो योजना है कि हम CSSRI चाहता है कि इसका जो 0 डिग्रेडेशन हो, आज से जो भी खराब जमीन है वो बढ़े नहीं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो कैनाल कमांड एरिया है उससे हमारा एक तकनीकी और बड़ी अच्छी विकसित की है हमने पिछले 10 साल में, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली योजना जी। तो जैसे शारदा साहिब का विषय आया था कि वहाँ जमीन खराब हो रही है या पंजाब में खराब हो रही है, तो वहाँ जो कैनाल के पास हमने पॉन्ड खोदा जी। पॉन्ड से जमीन की सतह ऊपर की, जो ऊपर वाली जमीन है, जो पॉन्ड है, उसमें आप किसान भाई बड़ा आश्चर्य करेंगे कि जो पॉन्ड वाली जमीन है उसमें हम 1.7 मीटर गहरा पॉन्ड खोदा, तो जो भी कैनाल का सीपेज वाटर रिसाव से आ रहा है वो उस पॉन्ड में इकट्ठा हुआ जी। पॉन्ड में 60 से 70 हजार रुपए की जो आमदनी हुई वो मछलियों से हुई। अच्छा, तो मछलियों से मछली पालन का एक अच्छा धंधा चला अच्छा है। वो है हाँ। दूसरा जो हमने सतह ऊपर की, जो कि मिट्टी खोदेंगे तो आसपास की जो भी जमीन है वो थोड़ी अपलैंड हो जाएगी। अपलैंड में जो भी फसल है हम हर तरह की फसल लेते हैं। तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में कसरावा गांव में हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया। अब यूपी गवर्नमेंट के जो डेमोन्स्ट्रेशन है लार्ज स्केल पे हम शारदा साहिब कैनाल कमांड में कर रहे हैं जी। उससे किसान को एक तो ये फायदा हुआ है कि उसके क्षेत्र पे काम हो रहा है जी। वो पूरी जो टेक्नोलॉजी वो देख रहा है। दूसरा उससे पहले कुछ नहीं थी, बैरन जमीन थी, कुछ खाली पड़ी थी जी। ये हमने शोध कार्य वहाँ किया कि जो कैनाल कमांड का एरिया था, कुछ तो किसानों की जमीन कैनाल में चली गई, कैनाल बनने में जी। वो 1972 में कैनाल बनी जी। कुछ जो साइड वाली उनकी जमीन रह गई थी वो लवणग्रस्त हो गई, पानी वाटर टेबल आ गया। तो वो किसान कहने लगे कि ये बताइए, हम तो जो उनकी ज़मीन थी वो सिटी में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और धंधा कर रहा है, कोई शॉपकीपर के यहाँ है। जब हमने रिक्लेमेशन का शुरू किया तो उनकी आमदनी बढ़ी, तो जो सिटी में एम्प्लॉयमेंट थी वो वापस आने लगी।
तो भविष्य में हमारी यही योजना होगी कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, समन्वित कृषि प्रणाली है, जिसमें आप फ्रूट भी ले सकते हो, गन्ना, गेहूं, धान, सरसों, लहसुन, प्याज, टमाटर, सब चीज ले सकते हैं जब जमीन ऊपर कर देंगे। और जो नीचे वाली जमीन है जिसमें पॉन्ड बनाया है उसमें हम मछली ले सकते हैं। मछली पालन भी जो है वो कर सकते तो इससे किसान की ओवरऑल आमदनी बढ़ेगी। अब हमारे भारत वर्ष में जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। दुगनी तो इसीलिए होगी कि धान गेहूं से दुगनी नहीं होनी, बाकी जो फसलें हैं और जो जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, उससे उसकी आमदनी दुगनी होगी। जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर हमने बहुत सी जानकारियां जो है वो हासिल की लवणीय मिट्टी के बारे में, किस प्रकार से उसका जो है वो सुधार कार्य किया जा सकता है। CSSRI लगातार जो है वो शोध कार्य कर रहा है जिससे किसानों को लाभ पहुंचे, जो कि बंजर मिट्टी को भी वो उपजाऊ बना सके। इस विषय पर चर्चा जो है वो आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज विचार विमर्श का विषय है लवणीय मिट्टी का लहलहाना, और यहाँ पर बहुत सी जो है वो हमें जानकारियां अभी प्राप्त हुई कि किस तरह से लवणीय मिट्टी को भी हम उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं डॉक्टर शर्मा के पास। एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस सोच के साथ CSSRI की स्थापना हुई थी, क्या वो उसी पर आगे बढ़ रही है? इस विषय में मुझे ये कहना है कि सबसे जो हमारा मिट्टी सुधार या ऊसर जमीन सुधार का प्रोग्राम था वो अच्छी तरह सफल हुआ। दूसरी हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो समुद्र तटीय इलाका है जी। आप शुरू करिए पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उधर महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो 8 राज्य हैं, इनमें समुद्र के पानी से जब आप अंदर जमीन का पानी ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे तो जो समुद्र का पानी है वो अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाता है, तो उससे वो लवण प्रभावित जमीन होती है। इसके लिए हमारा CSSRI एक पूरा काम कर रहा है। मैं थोड़ी किसानों को जो और जानकारी दे दूं, ये पूरे भारतवर्ष का प्रोग्राम है आज का, तो इसलिए हमारा खाली नॉर्थ इंडिया ही नहीं पूरा देश से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो CSSRI के 3 रीजनल स्टेशन हैं। पहला लखनऊ है जो नॉर्थ इंडिया की जो भी ज़मीन है उसे सुधारने का काम। दूसरा वेस्टर्न में हमारा भरूच गुजरात में है, जो ज़्यादातर ड्राई लैंड सैलिनिटी है, जो कम पानी में हमें कैसे सैलिनिटी से छुटकारा मिले। तीसरा जो कोस्टल सैलिनिटी है, समुद्र तटीय जो लवणता ग्रस्त जमीन है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो वो तीसरा हमारा रीजनल शोध केंद्र है, वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में कैनिंग टाउन में है। ठीक है। तो इससे हमारा पूरे देश में, इसके अलावा हमारे 12 कोऑर्डिनेटिंग यूनिट हैं, वो हर एक राज्य में है, जहाँ जहाँ, क्योंकि ये जो लवण ग्रस्त जमीन है वो हर एक राज्य में अलग अलग तरह की है जी। तो उसके लिए अलग अलग तकनीकी हमें प्रयोग में लानी चाहिए, जिससे जो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है वो हमें यूज में करनी चाहिए। तो हमारे पूरे सब प्रदेशों में हमारा जो संस्थान है वो कार्य कर रहा है। यहाँ पर डॉक्टर यादव आपके पास आना चाहेंगे कि अभी तक CSSRI अभी तक 20 लाख जो है वो हेक्टेयर में ज़मीन की जो है वो खेती को योग्य बना चुका है, तो आगे जो है वो इसकी क्या योजनाएं हैं? CSSRI ने सबसे पहले तो कि कैसे पहचान करें, उसके बाद कौन सी तकनीक से उनका सुधार करें जी। क्षारीय है तो जिप्सम से करें, अगर लवणीय है और पानी की सतह जल स्तर 3 मीटर से नीचे है तो अच्छा पानी डाल के उसका रिसाव करें। अगर जल स्तर ऊपर है तो
सब सरफेस ड्रेनेज जैसे प्रवीण जी ने बताया था उसका उपयोग करके हम कर सकते हैं इसका सुधार। अब तक 20 लाख हेक्टेयर से लगभग 15 से 16 मिलियन यानी कि मैं कहूँ 1.5 से 1.6 करोड़ टन खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी है। अब इससे आगे हमें, क्योंकि जिप्सम की उपलब्धता और जिप्सम की जो गुणवत्ता उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं जी। तो संस्थान जिप्सम की जगह दूसरे क्या सुधारक हो सकते हैं, संस्थान ने उन पे कार्य शुरू कर दिया है। प्रवीण जी, आपसे ट्रेनिंग के बारे में कुछ और भी जो है वो जानकारियां आगे लेना चाहेंगे। क्या युवा भी जो हैं वो इस क्षेत्र में बढ़कर आगे आ रहे हैं? क्योंकि अब जैसा कि सुनने में आता है कि युवा भी जो है वो खेती किसानी में आगे बढ़ रहे हैं और नए नए जो है वो कार्य कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? हमारा संस्थान कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी विभिन्न स्तरों पर ऑर्गेनाइज करता है और मुख्य रूप से जो ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि किसी तरह से जो किसी भी संस्थान ने जो अपने शोध कार्य किया है, जो तकनीक विकसित की है, उसको कैसे लाभकर्ता तक पहुंचाया जाए जी। और जब हम सैलिनिटी की बात करेंगे, लवणग्रस्त मृदा की बात करेंगे, तो यहाँ दो पहलू आते हैं। एक तो हमारा उद्देश्य ये है कि कोई नया क्षेत्र लवणग्रस्त ना हो, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं जी। और दूसरी हम जानकारी देते हैं अगर जो मिट्टी लवणीय हो गई है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इन दो पहलुओं पर हम कई स्तरों पर ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इरिगेशन डेवलपमेंट के अधिकारी है, सिंचाई विभाग के अधिकारी है, कृषि विभाग के अधिकारी है, विभिन्न राज्यों से हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको बताते हैं। क्योंकि हम एक संस्थान है, 3 हमारे क्षेत्रीय केंद्र है, 60-70 वैज्ञानिक हमारे यहाँ काम करते हैं, तो हर गांव में जाना, देश के कोने कोने में जाना हमारे संभव नहीं है। तो हम हर किसान तक पहुँचना चाहते हैं विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के माध्यम से। तो उनको हम एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। एक चैनल तो हमारा ये है। दूसरा मैंने कहा कि जो हमारा ज्ञान का बांटने का जो दूसरा जरिया है वो किसान मेले हैं। हम 2 किसान मेले करते हैं जहाँ पे हम हमारी जो तकनीक है उसका प्रदर्शन करते हैं और साथ में जो विकसित हमने की है वो भी करते हैं। उसमें एक मेला हमारे संस्थान में करते हैं हम, और हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा साहब ने कहा, वहाँ भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। ये हमारा दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है जो पिछले वर्ष से स्टार्ट हुआ है, पिछले जुलाई अगस्त से भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, मेरा गांव मेरा गौरव। उसके तहत हमारे संस्थान ने 78 गांवों को गोद लिया है। अच्छा। 16 टीम बनी है 5-5 वैज्ञानिकों की। हम हर साल 32 किसान गोष्ठी किसानों को एक गांव में जाके आयोजित करते हैं। रबी में जाने, रबी की फसल बोने से पहले अक्टूबर में करेंगे 16 जगह, 16 गाँव में अलग अलग टीम। ऐसे ही खरीफ से पहले प्री खरीफ गोष्ठी, प्री रबी गोष्ठी। तो 32 गोष्ठियों के माध्यम से हम उन गांवों में हम जाते हैं जहां पे लवणग्रस्त मृदाओं की समस्या है। वहां जाकर किसान के घर में जाकर हम बताते हैं कि कैसे आपकी अगर मिट्टी खराब हो गई है कैसे उसको सुधारा जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल आज जो है हमारा युवा जो है, गांव का जो हमारा युवा है वो खेती किसानी में अपना रुझान जो है वो ज़्यादा दिखा रहे हैं और जिस वजह से शहरों की तरफ जो है उनका पलायन भी कम हो रहा है। डॉक्टर मिश्रा, चलते चलते आपसे लेना चाहेंगे एक बार एक और सलाह, अगर आप कोई देना चाहें कि किस प्रकार से जो है क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि मिट्टी में जो लवणता है वो ना बढ़े। आज की स्थिति देखते हुए और 2025 की स्थिति देखते हुए स्थिति काफ़ी भयावह लग रही है। आज जो हम 67 लाख हेक्टेयर ज़मीन लवणी देख रहे हैं उसके लगभग 2 गुने होने की उम्मीद है और ऐसे में जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है। तो कैसे हम सबका पेट भरेंगे, ये एक चिंता का विषय है। अब इसके लिए चूँकि हमारा CSSRI एक सराहनीय कार्य कर रहा है और इस अनुसंधान को हमारे वैज्ञानिकों की किए गए प्रयास के लिए हमारे जो नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं, इसके अलावा और जितनी फंडिंग एजेंसी हैं, इसके अलावा हमारे युवा हैं, अन्य जो डिपार्टमेंट जो इससे जुड़े हुए हैं जैसे इरिगेशन वाले हैं, इंजीनियर्स हैं और सब हैं, तो ये सारे के सारे इन सबको स्थिति को समझना होगा और स्थिति को समझकर उसके हिसाब से हमारे किसानों को इस स्थिति से उबारना होगा ताकि ज़मीन और ख़राब ना हो। तो सबको मिलके काम करना होगा और जब तक मिलजुल कर हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का पूर्ण तरीके से समाधान नहीं हो सकता।
तो मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या को रोकना भी बहुत इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उतना ही जो हमारा ज़मीन है वो कम होती जाएगी, उसमें उत्पादन भी जो है वो कम होगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे यहाँ पर दर्शकों को दी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम विचार विमर्श हम यहीं करते हैं समाप्त। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर एक बार फिर होंगे हाजिर। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।